हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारी क्लास रोज़ सुबह 8 बजे होती है और हमने कल पढ़ा था अध्याय 15 जो कि था हाइड्रोकार्बन, है ना। हम डेली क्या करते हैं कि पूरा अध्याय पढ़ते हैं और अध्याय को समझते हैं और उसके साथ साथ उनके प्रश्नों के उत्तर को भी हम सॉल्व करते हैं ना। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अगला अध्याय जो कि है अध्याय 16, जिसका नाम है कोयला, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन, कोल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स, है ना, जो कि आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का अध्याय 16 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज हम नेक्स्ट अध्याय 16। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। विभिन्न कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। हर कार्य को करने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमने पहले भी विज्ञान के चैप्टर में पढ़ चुका है इसको, है ना। ऊर्जा हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। अब ऊर्जा क्या होती है? अलग अलग स्रोतों से हमें प्राप्त होती है ना। उदाहरण के लिए जो हमारे घरों में विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, वो कहाँ से प्राप्त होती है कि स्थितिज ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उसका स्रोत क्या होता है? उसका स्रोत जो होता है डैम जो बनाए जाते हैं, है ना, जो बांध बनाए जाते हैं, वो उसका स्रोत होता है। जैसे कि सौर ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं सूर्य से ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य से हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि ऊर्जा हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। कारखानों को चलाने के लिए कारखानों को चलाने के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, क्योंकि लगातार कारखानों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है ना। वाहनों को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। वाहन चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है ना। हम बाइक में क्या डलवाते हैं? पेट्रोल डलवाते हैं। या फिर आजकल क्या हो गया है कि इलेक्ट्रिक वाला बाइक आ गया है, तो उसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज करते हैं। कार है, उसमें भी क्या करते हैं? या तो गैस का यूज करते हैं, या डीजल का यूज करते हैं, या पेट्रोल का यूज करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि वाहनों को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। कौन कौन से ईंधन का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं अभी वाहनों को चलाने के लिए? डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया और CNG हो गया, है ना, की आवश्यकता होती है ना। अब डीजल, पेट्रोल और CNG में से सबसे अच्छा तो CNG होता है। इसलिए CNG होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, वायु प्रदूषण जो है वो बहुत कम होता है या होता ही नहीं, ऐसा बोल सकता हूँ। तो CNG बहुत अच्छा होता है, ऐसा ईंधन वाला, है ना, आवश्यकता होती है। हम भोजन बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन, भोजन बनाने के लिए भी ईंधनों का यूज करते हैं ना अपन। जैसे कि कौन कौन से ईंधन का यूज करते हैं? लकड़ी हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, है ना, और LPG जो सिलेंडर होता है हमारा, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसका यूज करते हैं। या फिर कोयले का भी यूज करते हैं ना, आदि का उपयोग हम लोग भोजन बनाने के लिए करते हैं। मतलब प्रत्येक कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होता है। इसका मतलब यही है ना। अब आगे देखते हैं, आगे यह है कि ये ईंधन कैसे बनते हैं। ये ईंधन जो है करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह के नीचे, करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में दबे हुए जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेषों का रूपांतरण है। ये ईंधन क्या है? ये ईंधन रूपांतरण है किसका? जीव जंतुओं के करोड़ों वर्षों तक जो पृथ्वी के अंदर दबे हुए हैं गहराई में, वो क्या हो जाते हैं? बहुत समय तक रह करके पृथ्वी के अंदर अधिक ताप में वो क्या हो जाते हैं? ईंधन में बदल जाते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो यही है। तथा ये जीवाश्म ईंधन और पेट्रोलियम कहलाते हैं। ठीक है, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेषों का रूपांतरण है तथा यह जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब कहलाते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन किसको बोलते हैं? जो करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के नीचे जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के अवशेष दबे हुए होते हैं और वे किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। उसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी चैप्टर में आगे हमको बीच में पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं पहले से बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर पहुँचेंगे तो फिर से मैं नहीं बताऊँगा इसी चीज़ को। तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं पूछा गया है, जो ईंधन क्या होता है करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में दबे हुए जीव जंतुओं
और वनस्पतियों के अवशेषों का रूपांतरण होता है, ये जीवाश्म ईंधन कहलाता है। ठीक है, ऐसा ईंधन जो किससे प्राप्त होता है, करोड़ों वर्षों तक जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के अवशेषों के पृथ्वी के अंदर दबे होने से प्राप्त होता है, उसको अपन जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यह था जीवाश्म ईंधन, आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक आपके चैप्टर का। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से समझिए इसको, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक कोयले और पेट्रोलियम की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, तो इससे संबंधित आपके बुक में बीच में क्वेश्चन भी किया गया है कि कोयला कैसे बनता है। तो कोयला कैसे बनता है देखते हैं, कोयला और पेट्रोलियम की उत्पत्ति कैसे उत्पत्ति होती है, कोयला कैसे बनता है, ध्यान से समझिए, है ना। तो यहाँ पर लगभग 36 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस काल, है ना। अब कार्बोनिफेरस काल क्या होता है, इसको ध्यान में रखिएगा कि लगभग 36 से 28 करोड़ वर्ष के पूर्व के काल को क्या कहते हैं, कार्बोनिफेरस काल कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ बोला गया है कि लगभग 36 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस काल में वनस्पतियों, वनस्पति मतलब पेड़ पौधों, है ना, वनस्पतियों मतलब पेड़ पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर पृथ्वी के भीतर दब गए। कार्बोनिफेरस काल में मतलब 36 से 28 वर्ष पूर्व वनस्पतियों मतलब पेड़ पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर क्या हो गए, पृथ्वी में दब गए। ठीक है, धीरे धीरे उन पर मिट्टी की परतें जमती गई। अब भाई पृथ्वी के अंदर दब गया कार्बोनिफेरस काल में, क्या मृत पेड़ पौधों एवं जंतुओं के शरीर दब गए, है ना। तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर मिट्टी की परतें तो जमती ही जाएंगी ना, है ना। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि धीरे धीरे उन पर मिट्टी की परतें जमती गई भूगर्भ में उच्च ताप एवं दाब पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अब भूगर्भ के अंदर ऑक्सीजन तो है नहीं हर स्थान पर, है ना। तो भूगर्भ के अंदर मतलब जमीन के अंदर जब मिट्टी में दब गया तब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर मतलब बहुत अधिक ताप और दाब पर क्या हुआ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मृत शरीर क्या हो गए, कोयले में बदल गए। मैंने बोला ना आगे पूछा गया है तो वहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए कि कोयला कैसे बनता है। तो कार्बोनिफेरस काल में, अब कार्बोनिफेरस काल मतलब 36 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व मृत जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों के अवशेष क्या हो गए, जमीन के अंदर दब गए, उसके ऊपर मिट्टी की परतें जमती गई, है ना। फिर क्या हुआ, भूगर्भ के अंदर पृथ्वी के अंदर उच्च ताप एवं दाब में ये जो अवशेष थे वे क्या हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए, कोयले में बदल गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने दो चीज़ें बताई कि क्या मृत जीव जंतु एवं वनस्पतियों, लेकिन कहीं कहीं पर तर्क ये दिया जाता है कि ये जो कोयला है केवल वनस्पतियों के अवशेष से ही बना है, इसमें जीव जंतु के अवशेष नहीं है। तो इसके पीछे तर्क क्या है, इसके पीछे तर्क देखिए यहाँ पर लिखा है, हालांकि यह माना जाता है कि ये मूलतः वनस्पतियों से ही बनते हैं, ये मूलतः वनस्पतियों से ही बनते हैं, इसमें जीव जंतु के अवशेष नहीं होते, इसमें केवल वनस्पतियों के अवशेष होते हैं। इसका तर्क देखिए, इस मत के पक्ष में तर्क यह है कि कोयले की परतों में बड़ी संख्या में जीवाश्म मिले हैं। कोयले की जितने भी परतें मिली है उसमें क्या होता है, बड़ी संख्या में जीवाश्म मिले हैं, है ना, जीवाश्म मिले हैं। अब जीवाश्म मिले हैं, जीवों के अंश से मिलकर बना ही है, बोल रहे जीवाश्म तो मिलेगा ही, लेकिन वनस्पति से बना है ये क्यों बोलते हैं। इसमें देखिए, इनमें से कुछ जीवाश्म पत्तियों व पौधों के नाजुक अंगों की छापें हैं। इसमें से जो जीवाश्म मिले इसमें क्या है, जो पत्तियों की छाप जो होता है ना, छाप वैसा बन गया, पत्तियों की छाप उसमें मिला हुआ है। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या है, कोयले और पेट्रोलियम की उत्पत्ति कैसे बनता है कोयला, देख लो आगे क्वेश्चन भी है। तो कोयला क्या होता है, कार्बोनिफेरस काल मतलब लगभग 36 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों के अवशेष पृथ्वी पर दब गए, धीरे धीरे उन पर पृथ्वी मिट्टी की परतें चढ़ती गई, भूगर्भ के अंदर उच्च ताप एवं दाब पर क्या हुआ, वह कोयले में परिवर्तित हो गया। अब इसमें ये तर्क दिया जाता है कि कोयला वनस्पतियों के अवशेष से ही मिलकर बना होता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि जितने भी कोयले के अधिकतर कोयले जो प्राप्त हुए हैं उसमें जो परतें थी कोयले की, उसमें क्या पत्तियों के अवशेष, पत्तियों के जो छाप होते हैं वो उसमें पाए गए। ओके स्टूडेंट्स,
देखिए, ऐसा माना जाता है कि पेट्रोलियम की उत्पत्ति समुद्र में रहने वाले जीवों, अब समुद्र में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, प्लवक कहते हैं ना। तो ऐसा माना जाता है कि पेट्रोलियम की उत्पत्ति समुद्र में रहने वाले जीवों मतलब प्लवक से हुई है। कैसे हुई है? जब ये जीव मृत हुए, मतलब समुद्र में पाए जाने वाले जीव जब मृत हुए तब इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए, है ना, ठीक है, और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक लिए गए, ठीक है, मृत शरीर रेत और मिट्टी के द्वारा ढक लिए गए, है ना। लाखों वर्षों तक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रहे ये, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लाखों वर्षों तक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप लिख दिया हूँ, सॉरी, उच्च ताप व दाब पर मृत जीव पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। एक तर्क और क्या यहाँ पर बताया गया है कि मृत जीव जंतुओं के शरीर से बना है पेट्रोलियम और जो क्या बोलते हैं प्राकृतिक गैस जो है वो क्या हुआ है, मृत समुद्री जीवों से बना है। कैसे कि जब समुद्री जीव मृत हुए तो समुद्र के पेंदे में चले गए, फिर क्या हुआ कि वो रेत और मिट्टी के द्वारा ढक लिए गए, फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाखों वर्षों तक रहे, तब वो किस में परिवर्तित हुए, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस में वो परिवर्तित हो गए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो है हम लोगों ने पढ़ा, उसमें से आपके ध्यान रखिएगा लास्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है अभ्यास के प्रश्न उसमें, है ना, उसको अलग से बताने से अच्छा यहीं बता दूं, सही विकल्प चुनिए का पहला क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि कोयले का निर्माण निम्नलिखित अवशेषों से होता है। क्या पूछा गया है? कोयले का निर्माण निम्नलिखित अवशेषों से होता है। उसमें ऑप्शन क्या दिया गया है? वनस्पति दिया गया है, जंतु दिया गया है, वनस्पति तथा जंतु दोनों दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो कोयले के निर्माण में क्या 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 आएगा यहाँ पर? वनस्पति एवं जंतु दोनों, है ना, हम लोग पढ़े, तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या आएगा? वनस्पति तथा जंतु दोनों, वो आएगा, ठीक है। और इसी में आपका सही विकल्प चुनिए का दूसरा प्रश्न पूछा गया था, आप देख लीजिए आपने बुक में, जीवाश्म ईंधन बनने के लिए आवश्यक स्थितियां हैं। जीवाश्म ईंधन बनने के लिए आवश्यक स्थितियां क्या दिया गया है? एक तो दिया गया है उच्च ताप दिया गया है, तो उच्च ताप तो चाहिए रहता है, हम लोग पढ़े हैं, यहीं पर लिखा है उच्च ताप करके, देख लो यहाँ पर उच्च ताप लिखा है ना, ये देखो, है ना, उच्च ताप जीवाश्म बनने के लिए ब दिया है दूसरा ऑप्शन उच्च दाब, तो उच्च दाब भी चाहिए रहता है, यहाँ पर लिखा है ना उच्च ताप एवं दाब करके, ठीक है। और क्या दिया गया है? ऑप्शन स दिया गया है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति दिया है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति भी यहाँ पर है, पढ़ चुके हैं ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति भी यहाँ पर है, देख लो लिखा हुआ है, यह है ना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति करके ये लिखा हुआ है। तो उच्च दाब, यहाँ प्रश्न क्या है और हमारा, जीवाश्म ईंधन बनने के लिए आवश्यक स्थितियाँ, तो उच्च ताप, उच्च दाब, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और उपयुक्त सभी, तो तीनों का तो यूज हो ही रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर जो स है उपयुक्त सभी, वो इसका सही आंसर आएगा। सही विकल्प का दूसरा प्रश्न जो है ना लास्ट में पार्ट के अंत में, उसका मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो ये है स्टूडेंट्स। और तीसरा प्रश्न इसमें जो पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार बनते हैं, तो इसी को तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार बनते हैं ना, अभी पढ़े ना कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ कि जो जीव जंतु और पेड़ पौधों के अवशेष थे वे पृथ्वी के अंदर दब गए, फिर क्या हुआ कि भूगर्भ में उच्च ताप एवं दाब पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो कोयले में परिवर्तित हो गए, है ना। और जो क्या होता है कि जीव जंतुओं, मृत जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के अवशेष से जो ईंधन प्राप्त हो उसी को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। किस प्रकार बनते हैं उसी को हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं। तो एक प्रश्न 3 आपका दिया है, अंत में देखना उसी का यह आंसर है जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, है ना। जो क्या पूछा गया, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार बनते हैं समझाइए, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार बनते हैं समझाइए, तो इसका ये उत्तर है फ्रेंड्स, ओके। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं समझाइए, ये है आपका प्रश्न। तो इसका उत्तर है ये जो अभी टॉपिक पढ़े हो, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में जो दिया गया है ना, उसको पढ़ते हैं अपन, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए जो अध्याय है इसके अंत में क्या दिए गए हैं, अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, उसी में से खाली स्थान में दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में कि कोयला एवं पेट्रोलियम खाली स्थान ईंधन
तो अभी पढ़े ना हम लोग, कोयला एवं पेट्रोलियम कौन सा ईंधन है? जीवाश्म। तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा? जीवाश्म आएगा। ठीक है, जीवाश्म। कोयला एवं पेट्रोलियम खालिस्तान ईंधन है, तो कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कोयले के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोल। अब कोयले के प्रकार से संबंधित एक प्रश्न भी पूछा गया है आपके अभ्यास के प्रश्न में। कौन सा प्रश्न पूछा गया? प्रश्न नंबर 4 आपके अभ्यास के प्रश्न में पूछा गया है कि कोयले के विभिन्न प्रकारों को विस्तार पूर्वक लिखिए। कोयले के विभिन्न प्रकारों को विस्तार पूर्वक लिखिए। तो ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसी प्रश्न का ये उत्तर है। ठीक है, तो देखिए, आप सभी ने लकड़ी का कोयला तो देखा ही है, हम सभी ने देखा है लकड़ी का कोयला। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो जलने के बाद उसका कोयला हमको प्राप्त होता है ना। तो आप सभी ने लकड़ी का कोयला तो देखा ही है, यह काले रंग का भंगुर पदार्थ है। काले रंग का होता है ना, और भंगुर होता है। भंगुर मतलब कि जो क्या होता है? पीटने से टूट जाता है ना। तो ये अधातु का गुण होता है ना भंगुर, और धातु का गुण आघातवर्धनी होता है। जब हम उसको पीटते हैं तो उसका चादर बन जाता है, आघातवर्धनी होता है धातु, और ये अधातु होता है लकड़ी, है ना। इसलिए क्या होता है? इसका कोयला भंगुर होता है, पीटने से वो क्या होता है? टूट जाता है, या चूरा चूरा पाउडर बन जाता है ना। तो यह कोयले काले रंग का भंगुर पदार्थ है जो बहुत ही कम समय में बनता है ना, बहुत ही कम समय में बन जाता है। लकड़ी को जला दो, ये वाला कोयला मिल जाता है ना। पर हम यहाँ पर जिस कोयले की बात कर रहे हैं वो ये कोयला नहीं है। जिस कोयले की हम बात कर रहे हैं वो ये कोयला नहीं है कि ये तुरंत जलाने से प्राप्त हो जाए, है ना। तो जिस कोयले की हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है? वह काले रंग का परंतु पत्थर के समान कठोर होता है। ये क्या होता है? भंगुर होता है। और ये क्या होता है? पत्थर के समान कठोर होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं भूगर्भ में, मतलब पृथ्वी के अंदर में दबी वनस्पतियों के विघटन। दबी वनस्पतियों के विघटन। विघटन कैसे होता है? तो पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब में क्या हो जाते हैं? ईंधन में परिवर्तित होते हैं। तो इसी को क्या बोला है? भूगर्भ में दबी वनस्पतियों के विघटन, मतलब डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन से कोयले का निर्माण हुआ है। ये विघटित वनस्पतियाँ सर्वप्रथम पीट में परिवर्तित होती है। सर्वप्रथम किस में परिवर्तित होती है? इसको ध्यान रखना। पीट क्या है? कोयले का एक प्रकार है ना। तो सर्वप्रथम कोयला किस में परिवर्तित होता है? पीट में। पीट में परिवर्तित होता है ना। पीट में परिवर्तित होती है तथा लगातार उच्च ताप एवं दाब के कारण क्रमशः पहले पीट में, फिर उसके बाद लगातार उच्च ताप एवं दाब पड़ने पर पीट के बाद वो लिग्नाइट में परिवर्तित होती है, बिटुमिनस में परिवर्तित होती है, लास्ट में एंथ्रेसाइट कोयले में बदल जाती है। तो कोयले का यहाँ पर 4 प्रकार बताया गया है। उच्च ताप एवं दाब जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसमें वो परिवर्तित होता रहता है। सबसे पहले वो पीट में परिवर्तित होता है, दूसरा फिर उसके बाद वो लिग्नाइट में परिवर्तित होता है। लिग्नाइट दूसरा प्रकार हो गया, है ना, कोयले का। तीसरा प्रकार फिर उसके बाद बिटुमिनस में परिवर्तित होता है। सबसे लास्ट में वो एंथ्रेसाइट में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो 4 प्रकार का कोयला होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। इसी से संबंधित आपके अभ्यास के प्रश्न में अंत में जो दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना, उसमें दूसरा प्रश्न के दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, उसमें खाली स्थान के देखना उसमें क्या लिखा है। कोयले के निर्माण में सर्वप्रथम खाली स्थान प्रकार का तथा अंत में खाली स्थान प्रकार का कोयला बनता है। देख लो, कोयले के निर्माण में सर्वप्रथम कौन सा बना? पीट कोयला बना। तो आंसर क्या आएगा? सर्वप्रथम पीट, और अंत में कौन सा कोयला बना? एंथ्रेसाइट। तो आंसर क्या आएगा इसका? एंथ्रेसाइट, है ना। तो सर्वप्रथम कौन सा बना? पीट, और लास्ट में कौन सा बना? एंथ्रेसाइट। तो पीट और एंथ्रेसाइट इसका आंसर आएगा। कोयले के निर्माण सर्वप्रथम पीट प्रकार का तथा अंत में एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला बनता है ना। भाई अब कोयला हम लोग पढ़ रहे हैं, पर कोयला होता क्या है? कोयला देखते हैं होता क्या है। कोयले में क्या होता है? कोयले में मुख्यतः कार्बन और उसके यौगिक होते हैं। कोयले में मुख्यतः कार्बन और उसके यौगिक होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोयला क्या होता है। कोयला कार्बन तथा उनके यौगिकों से बना होता है। कोयले में कार्बन तथा उनके यौगिक होते हैं ना। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर कोयले को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन मैंने बताया था अभ्यास के प्रश्न में, अंत में क्वेश्चन दिया गया है, कोयले के प्रकारों को विस्तार पूर्वक समझाइए, है ना।
तो इसी का उत्तर अब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर कोयले को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे पीट, है ना। अभी पढ़ा ना हम लोगों ने कौन कौन सा कोयला था लाइन से अपने पास। सबसे पहले पीट में परिवर्तित होता है, फिर उसके बाद लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रेसाइट, है ना। तो सबसे पहले पीट कोयला अपन पढ़ते हैं। तो यह वनस्पति के कोयले के रूपांतरण की पहली अवस्था होती है। हम लोग क्या पढ़े कि वनस्पति रूपांतरित हो जाता है किसमें, कोयले में। तो वनस्पति सबसे पहले किस कोयले में रूपांतरित होता है, पीट कोयले में। यही यहाँ पर लिखा है कि यह वनस्पति के कोयले में रूपांतरण की पहली अवस्था है। इसमें लगभग 25 से 35% कार्बन होता है। पीट में कितना होता है, लगभग 25 से 35% कार्बन होता है। और ये भी बता दूं कि जैसे जैसे अपन चलते जाते हैं, मतलब उच्च दाब जैसे जैसे मिलता जाता है, पीट से पहले किसमें परिवर्तित होता है, लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रेसाइट, है ना। तो जैसे जैसे इस क्रम में बढ़ते जाता है, इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि सबसे कम कार्बन की मात्रा किस कोयले में होती है, पीट कोयले में। ध्यान रखना, है ना। इसमें 25 से 35% कार्बन होता है, सबसे कम, है ना। इसका उपयोग अधिकतर ईंधन के रूप में किया जाता है, अधिकतर ईंधन के रूप में किया जाता है। अब देखो जैसा मैंने बताया, सबसे कम मात्रा में कार्बन पीट कोयले में होता है ना। इसी संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है अभ्यास के दूसरे प्रश्न में, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है। उसका तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि कार्बन की सबसे कम मात्रा खाली स्थान प्रकार के कोयले में पाई जाती है। तो कार्बन की सबसे कम मात्रा पीट प्रकार के कोयले में पाई जाती है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, पीट आएगा, है ना, पीट आएगा। ठीक है। अब दूसरा प्रकार अपन पढ़ते हैं कार्बन का, कोयले का दूसरा प्रकार। पीट पढ़ लिया हम लोगों ने पहला प्रकार, दूसरा पढ़ते हैं लिग्नाइट, है ना। तो लिग्नाइट के बारे में देखते हैं। यह कोयला भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। इसको कौन सा कोयला भी कहते हैं, इसको भूरा कोयला भी कहते हैं। ध्यान रखना, लिग्नाइट को भूरा कोयले के नाम से भी जाना जाता है। इसका लगभग 35 से 45%, देखो पीट में कितना था, 25 से 35% था, और इसमें बढ़ गया ना लिग्नाइट में 35 से 45% तक कार्बन होता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, विद्युत उत्पादन में। तो विद्युत उत्पादन में ध्यान रखना किस कोयले का उपयोग किया जाता है, लिग्नाइट का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। अब पढ़ते हैं इसका तीसरा प्रकार। पीट और लिग्नाइट के बाद अब हम कोयले का तीसरा प्रकार पढ़ते हैं। तो कोयले का तीसरा प्रकार कौन सा है, बिटुमिनस। अब बिटुमिनस कोयले के बारे में पढ़ते हैं कि यह होता क्या है। यह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रकृति में पाया जाने वाला कोयला कौन सा है, बिटुमिनस है ना। तथा सर्वाधिक उपयोग में आया जाने वाला कोयला है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक उपयोग भी इसी का होगा। तो कोयले का कौन सा प्रकार है जो प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है और सबसे अधिक उपयोग में होता है, तो ये होता है बिटुमिनस कोयला। ठीक है। इसमें कार्बन का लगभग 45 से 85% तक होता है। कार्बन का 45 से 85% इसमें पाया जाता है बिटुमिनस में, है ना। इसका उपयोग मुख्यतः तापीय, इसका उपयोग किस में करते हैं, मुख्यतः तापीय और सीमेंट संयंत्रों में, पेपर कारखानों में, ऑटोमोबाइल एवं वस्त्र उद्योग में किया जाता है। मुख्यतः उपयोग किस में किया जाता है, तापीय संयंत्रों में, सीमेंट संयंत्रों में, पेपर कारखानों में, ऑटोमोबाइल और वस्त्र उद्योगों में इसका अधिक उपयोग किया जाता है बिटुमिनस कोयला का, है ना। इसका उपयोग इस्पात संयंत्रों में कोक के रूप में किया जाता है। कौन सा कोयला है जिसका उपयोग इस्पात संयंत्रों में कोक के रूप में किया जाता है, कोक के रूप में, तो कौन सा कोयला होगा, अपना आंसर आएगा इसका बिटुमिनस, है ना। अब देखो किया जाता है, इस कोयले में सल्फर की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। कौन सा कोयला जिसमें सल्फर की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, बिटुमिनस कोयला। आपके पाठ के बीच में प्रश्न भी पूछा गया है कि किस प्रकार के कोयले में सल्फर की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, बिटुमिनस, है ना। उत्तर क्या आएगा, बिटुमिनस आएगा, है ना। बिटुमिनस जो कोयला होता है उसमें सबसे अधिक कोयले की मात्रा पाई जाती है ना। सबसे अधिक कोयले की मात्रा पाई जाती है, यह आएगा इसका आंसर। ठीक है। अब देखते हैं इसका चौथा प्रकार। अब कोयले के आखिरी प्रकार को पढ़ते हैं। तो कोयले का लास्ट प्रकार, चौथा प्रकार कौन सा है, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, है ना। तो एंथ्रासाइट कोयले के बारे में पढ़ते हैं। इसे कठोर कोयला भी कहते हैं।
कठोर कोयला किसे कहते हैं? एंथ्रासाइट कोयला को कठोर कोयला भी कहते हैं। यह एक उत्तम श्रेणी का कोयला है, उत्तम श्रेणी का कोयला। इसको उत्तम श्रेणी का कोयला क्यों कहते हैं? देखिए, इसमें कार्बन का 85% से अधिक होता है, मतलब सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में होती है ना, 85% से अधिक होता है बोल रहा है, ठीक है। तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके बुक में अभ्यास के प्रश्न में। जो पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखे, उसका तीसरा प्रश्न है, क्या है तीसरा प्रश्न? उसमें बोला गया है कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? किस प्रकार के कोयले में सर्वाधिक कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन अ दिया है पीट। तो पीट में तो हमने पढ़ा सबसे कम होता है ना। दूसरा है लिग्नाइट, लिग्नाइट में भी नहीं होता। बिटुमिनस में 35 से 85% होता है, जबकि एंथ्रासाइट में 85% से ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आंसर आएगा द एंथ्रासाइट, है ना, एंथ्रासाइट। तो यही है 85% से अधिक मात्रा होती है एंथ्रासाइट में, है ना। और अधिक कार्बन प्रतिशत के कारण अधिक समय तक जलता है। इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए यह अधिक समय तक जलता है। एंथ्रासाइट सबसे अधिक समय तक जलता है और इससे धुआं और राख कम उत्पन्न होने के कारण, इससे धुआं और राख बहुत कम उत्पन्न होता है और इसी के कारण यह अधिक समय तक जलता है। इससे धुआं और राख कम उत्पन्न होने के कारण इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। धुआं और राख बहुत कम होता है, प्रदूषण भी बहुत कम होता है, मतलब लोगों को प्रॉब्लम बहुत कम होता है। तो इसलिए लोग इसको घरों में भी जलाते हैं, घरों में भी ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। खाना वगैरह बनाने के लिए भी इस कोयले का उपयोग किया जाता है, जहाँ यहाँ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो कोरबा है, वहाँ पर भी बहुत अधिक मात्रा में कोयला मिलता है। तो वहाँ के बहुत से लोग इसी कोयले से एंथ्रासाइट का उपयोग करके ही उन लोग क्या करते हैं, अपने घरों के लिए भोजन पकाते हैं। तो इसको घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे धुआं वगैरह जो होता है वो बहुत कम निकलता है, राख भी बहुत कम होता है इसका, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कोयले के चारों प्रकारों को पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं कोयले के विभिन्न रूपों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्रमशः बढ़ती जाती है। हम लोगों ने पढ़ा ना, क्रमशः बढ़ती गई। पीट में सबसे कम था कार्बन, 25 से 35% था। फिर उसके बाद हम लोगों ने लिग्नाइट पढ़ा, तो लिग्नाइट में था 35 से 45%, है ना। फिर उसके बाद बिटुमिनस पढ़ा, तो बिटुमिनस में 45 से 85%। और फिर उसके बाद लास्ट में पढ़ा एंथ्रासाइट, जिसमें 85% से ज़्यादा कार्बन था। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा है, कोयले के विभिन्न रूपों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्रमशः बढ़ती जाती है। अब कार्बन को ही देखें हम लोगों ने, कोयला कार्बन को ही आधार बनाया कोयले को 4 भागों में बांटने के लिए, है ना। तो इससे ऐसा लगता है कि कोयले में सिर्फ कार्बन है, परंतु ऐसा नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कार्बन ही है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा 25 से 35% पीट में होता है, तो बाकी तो बच गया ना। बाकी कितना बच गया? बाकी लगभग 65% बच रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे 85% से अधिक पढ़े हम लोगों ने एंथ्रासाइट में, लेकिन 85% से अधिक 100% थोड़ी हो जाएगा, कुछ न कुछ तो उसमें और होगा। तो कोयले में कार्बन के साथ साथ क्या क्या होता है, ध्यान रखिए। कोयले में कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आर्द्रता मतलब नमी आदि भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो कोयले में सिर्फ कार्बन नहीं होता, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आर्द्रता मतलब नमी भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब कोयले के इन प्रकारों की समान मात्रा में जलाने पर ऊष्मा की मात्रा ऊष्मीय क्षमता के आधार पर व्यापारिक उपयोग की दृष्टि से इनकी ग्रेडिंग की जाती है। अलग अलग प्रकार का कोयला अलग अलग समय तक ऊष्मा देता है और अलग अलग ऊष्मा देता है। कोई ज़्यादा ऊष्मा देता है, कोई कम ऊष्मा देता है। तो उसके आधार पर ग्रेड तैयार किया जाता है। जैसे हम लोग के मार्कशीट में होता है ना, ग्रेड होता है। सबसे ज़्यादा नंबर लाया उसका ए ग्रेड, जो उससे कम लाया उसका बी ग्रेड, उससे कम सी ग्रेड। ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम होता है ना। वैसे ही कोयले के लिए भी ग्रेडिंग सिस्टम, कि जिसकी ऊष्मीय क्षमता ज़्यादा है, ऊष्मा की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है, जो सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करता है, उसको पहले नंबर के ग्रेड में, उसके बाद वाले को दूसरे नंबर के ग्रेड में, इस प्रकार के ग्रेड में रखा जाता है। और ग्रेड का आधार क्या लिया जाता है, यहाँ पर देखो कोयले की ग्रेड जो है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कोयले की ग्रेड, ग्रेड्स ऑफ कोल। तो ग्रेड्स ऑफ कोल में क्या है देखते हैं, मतलब किस प्रकार ग्रेडिंग की जाती है उसका। तो कोयले की ऊष्मीय क्षमता को मापने के लिए ग्रेड का उपयोग किया जाता है। ग्रेड से हमको क्या पता चल जाता है, ऊष्मीय क्षमता पता चल जाता है किसी कोयले का, है ना, का उपयोग किया जाता है। इसका आधार क्या होता है, इसका आधार सकल कैलोरी मान मतलब ग्रोस
कैलोरीफिक वैल्यू होता है। क्या होता है? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होता है। इसकी इकाई क्या होती है? किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम में कितना कैलोरी हमको ऊष्मा दे रहा है। जो जितना कैलोरी ऊष्मा ज़्यादा देगा उतना ही क्या होगा, उसका ग्रेड अच्छा होगा, मतलब ऊंचे ग्रेड का होगा वो। ठीक है, तो कोयले के ग्रेड को हम देखते हैं कैसे कैसे कितने किलो कैलोरी में कौन से ग्रेड में आता है कोयला, उसका डिटेल अब हम पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो फास्ट लग रहा हो तो आप इसको रोक सकते हैं और रोक करके इसका नोट्स ज़रूर बनाइए, ताकि आपको इस अध्याय को पढ़ने में, इसके प्रश्न उत्तर को जानने में तो काम आए ही आए, आपके भविष्य में भी ये बहुत काम आने वाला है स्टूडेंट्स, है ना, जो हम पढ़ाई करते हैं वो। क्योंकि आगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, तो कंपटीशन एग्ज़ाम में 10वीं तक के ही जो हम पढ़ते हैं ना अलग अलग विषय, उन्हीं से संबंधित प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको ये 9वीं कक्षा जो है इसमें शानदार बहुत अच्छे नॉलेजेबल चीज़ दिए गए हैं, है ना, जो कि जनरल साइंस जो होता है आगे चल के, या जनरल नॉलेज होता है उसमें आप लोगों का काम आएगा जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम में या जॉब के लिए किसी एग्ज़ाम को दिलाएंगे छत्तीसगढ़ में, तो है ना, छत्तीसगढ़ हो या फिर सेंट्रल का जो एग्ज़ाम हो उसमें, है ना। तो देखते हैं अब इसके आगे, आप इसका नोट्स ज़रूर बनाया करें। ठीक है, तो या अगर फास्ट हो जाता हो तो वीडियो को रोक करके बना सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत। तो अब देखते हैं यहाँ पर सारणी बना करके कि कोयले के ग्रेडिंग कितने किलो कैलोरी से कितने किलो कैलोरी में कितना ग्रेड दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो कोयले का ग्रेड कैसे बांटा जाता है। तो ग्रेड अलग अलग ग्रेड यहाँ पर दिया गया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो यह किसके आधार पर? सकल कैलोरिक मान, जीसीवी मतलब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, है ना, किलो कैलोरी पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितना किलो कैलोरी वो देता है उसमें, उसके आधार पर बांटा गया। जैसे कि अगर कोई कोयला है जो 1 किलोग्राम 7000 किलो कैलोरी से ज़्यादा ऊर्जा दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेड 1 का कोयला कहेंगे। अगर कोई कोयला जो है 1 किलोग्राम में 6701 किलो कैलोरी से लेकर 7000 किलो कैलोरी तक अगर ऊष्मा दे रहा है, तो वो क्या होगा? ग्रेड 2 का कोयला होगा, मतलब दूसरे ग्रेड का कोयला हम उसको कहेंगे, है ना। अगर कोई कोयला क्या है 6401 किलो कैलोरी से लेकर के 6700 किलो कैलोरी तक के 1 किलोग्राम में दे रहा है उसमें ऊर्जा, तो उसको हम लोग ग्रेड 3 का कोयला कहेंगे। अगर कोई कोयला 6101 किलो कैलोरी से लेकर के 6400 किलो कैलोरी तक दे रहा है 1 किलोग्राम में ऊष्मा, है ना, तो उसको हम लोग चौथे ग्रेड पर रखेंगे, चौथे ग्रेड का कोयला उसको कहेंगे। ठीक है, और अगर कोई कोयला 1 किलोग्राम में 5801 किलो कैलोरी से लेकर 6100 किलो कैलोरी तक ऊष्मा दे रहा है, तो उसको हम लोग कौन से ग्रेड का बोलेंगे? 5वें ग्रेड का कोयला कहेंगे। ठीक है, तो और कोई ये जो है इस प्रकार से बांटा गया। हमारे देश में बहुत सारी कोयले की खदानें हैं ना, तो वहाँ पर ये ग्रेडिंग किया जाता है, और ग्रेडिंग के आधार पर जितने किलो कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस हिसाब से उसको भेजा जाता है। ठीक है, तो अगर 5501 किलो कैलोरी से लेकर 5800 किलो कैलोरी तक ऊष्मा कोई 1 किलोग्राम कोयला दे रहा है, तो उस कोयले को अपन कहेंगे G6 कोयला, मतलब ग्रेड 6 ग्रेड, 6वें ग्रेड का उसका कोयला बोलेंगे। 7वें ग्रेड का कोयला क्या होता है? 7वें ग्रेड का कोयला वो कोयला होता है जो 1 किलोग्राम में 5201 से लेकर 5500 किलो कैलोरी तक की ऊष्मा हमको प्रदान करता है ना। और G8 में मतलब 8वें ग्रेड में ऐसे कोयले को रखा जाता है जो 4901 किलो कैलोरी से लेकर के 5200 किलो कैलोरी तक 1 किलोग्राम में ऊष्मा हमको प्रदान करता है। और 9वें ग्रेड पर उस कोयले को हम रखते हैं जो 4601 किलो कैलोरी से लेके 4900 किलो कैलोरी तक 1 किलोग्राम में वो ऊष्मा प्रदान करता है, मतलब कोयले का 1 किलोग्राम। अगर किसी कोयले का 1 किलोग्राम हम लेते हैं और अगर वो क्या करता है 4301 से लेकर 4600 किलो कैलोरी तक हमको ऊष्मा प्रदान करता है, तो उसको हम लोग कौन सा ग्रेड देंगे? उसको ग्रेड देंगे ग्रेड नंबर 10। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जो है ना, अगर आप साइंस का सब्जेक्ट लेते हैं, कोयले के बारे में तो आप 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। आप 11th में अगर साइंस सब्जेक्ट लेते हैं, फिर उसके बाद BSc करते हैं, है ना,
या फिर इंजीनियरिंग भी करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक कोल का भी सब्जेक्ट होता है, भूगर्भ शास्त्र भी होता है, तो इसमें आप डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसी का ये क्या है, बेसिक है। अगर आप इसको आज पढ़ते हैं तो उस समय आपको बहुत काम आएगा। वैसे भी नॉलेज जो होता है वो हमेशा काम आता ही है ना, कभी भी नॉलेज व्यर्थ नहीं जाता है ना। आपके मेहनत का एक बूंद भी बेकार नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता, हर चीज़ काम आता है, परंतु हमें बाद में पता चलता है ना। तो देखिए, अगर कोई कोयले का 1 किलोग्राम है और अगर वो 4001 किलो कैलोरी से लेकर के 4300 किलो कैलोरी तक ऊष्मा प्रदान कर रहा है तो उसका ग्रेड क्या होगा, 11th ग्रेड का वो होगा, है ना। और ये जो है इसमें बहुत सारे करियर की भी संभावनाएं हैं, करियर की संभावनाएं बहुत सारी। कोल माइंस के क्षेत्र में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, हमारे देश में ही नहीं, देश विदेश, हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में भी, है ना। तो इसकी बहुत ज़रूरत है, तो इसका नॉलेज जो है आपको काम आएगा ही, है ना। तो देखो, G12 कोयला जो होता है, G12 जो कोयला होता है, मतलब कौन से कोयले को अपन 12 ग्रेड में रखते हैं, ऐसा कोयला जिसका 1 किलोग्राम 3701 से लेकर के 4000 किलो कैलोरी तक के हमको ऊष्मा प्रदान करता है ना। और 13 ग्रेड में किस कोयले को रखते हैं, ऐसे कोयले को रखते हैं जो जिसका 1 किलोग्राम 3401 से लेकर के 3700 किलो कैलोरी तक ऊष्मा हमको प्रदान करता है। और 14वें ग्रेड में, है ना, ग्रेड नंबर 14 में हम किस कोयले को रखते हैं, ऐसा कोयला जो 1 किलो जिसका 1 किलोग्राम हमें 3101 किलो कैलोरी से लेकर के 3400 किलो कैलोरी तक ऊष्मा हमको प्रदान करता है ना। अब ऐसा कोयला जो हमको 2801 किलो कैलोरी से लेकर 3100 किलो कैलोरी तक ऊष्मा प्रदान करता है जिसका 1 किलोग्राम, उसको हम लोग 15वें ग्रेड पर रखते हैं। और 16वें ग्रेड में ऐसे कोयले को रखते हैं जिसका 1 किलोग्राम हमें 2501 किलो कैलोरी से लेकर के 2800 किलो कैलोरी तक की ऊर्जा हमको ऊष्मा हमको प्रदान करता है ना। तो ऊर्जा भी ऊष्मा का ही एक रूप है, या ऊष्मा भी ऊर्जा का ही एक रूप है, बोलते हैं ना, ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का ही क्या होता है, कैलोरी से अपन मापन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो है सबसे लास्ट ग्रेड है, ग्रेड नंबर 17, ऐसा कोयला जिसका 1 किलोग्राम से हमें 2201 से लेकर के 2500 किलो कैलोरी तक की ऊष्मा हमको प्राप्त होती है ना। तो देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में भी क्या होता है, अलग अलग ग्रेड का कोयला पाया जाता है। जैसे कि देखो, हमारे देश में जो हमारा छत्तीसगढ़ है उसका कोयले में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ना। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का कोयला कई राज्यों में जाता है और उनसे बिजली भी उत्पन्न होती है। हमारे देश में जो बिजली उत्पन्न हो रहा है ना, हमारे देश में जो बिजली उत्पन्न हो रहा है उसमें अधिकतम जो बिजली होती है वो कोयले से ही उत्पन्न होती है। इसी कारण अभी जो कोरोना के समय लॉकडाउन हुआ उसमें कोल माइंस बंद हुए थे, कोयले की खदानें, मतलब उनसे कोयला का क्या हो गया था, निकालना, फिर इस राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना बंद हो गया था, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। इसी कारण कई राज्यों में बिजली गुल होने लगी, है ना। तो इसी कारण क्या हुआ कि अभी जो लॉकडाउन खुला उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में ट्रेनों की बहुत वो हुआ, ट्रेन की समस्या बहुत अधिक हुई। क्यों हुई? क्योंकि कोयले का सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि कोयले के जो ट्रेन्स थे उसको ज़्यादा चलाया यात्री ट्रेन की अपेक्षा, ताकि जो 3 सालों तक जो कोयले कम निकाले हमने तो उपयोग कम हुआ है, तो अब अधिक चाहिए उनको, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि मालगाड़ी ज़्यादा चलाया उन्होंने, और ये जो यात्री ट्रेनें होती है वो उन्होंने कम चलाने का प्रयास किया, है ना। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी कोयला पाया जाता है। कौन कौन से स्थानों पर कोयला पाया जाता है? जैसे कोरबा है, कोरबा का मैंने बताया ही आप लोगों को, कोरबा में कोयला पाया जाता है। रायगढ़ हो गया, सरगुजा हो गया, है ना। और उसके अलावा कोरिया में, है ना, खुली खदानें हैं, भूमिगत खदानें भी वहाँ पर है कोयले की, है ना। और कोरबे ज़िले का कौन कौन से जगह में पाया जाता है? कोरबा को अधिकतर लोग जानते हैं कोयले के कारण, है ना। और वहाँ पर कारखाने भी है, विद्युत के भी कारखाने हैं, बालको स्टील प्लांट वगैरह भी हैं। तो कोरबा ज़िला जो है उसका राजगामार हो गया, है ना, या फिर बगदेवा हो गया, या फिर सूरा कछार हो गया, या बांकी मोंगरा हो गया, इन सब जगहों पर पाया जाता है ना। और ये यहाँ की जो खदानें हैं कोरबा, उसमें कौन कौन से ग्रेड का कोयला पाया जाता है? G4 और G5,
हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के कोयला जो कोयले खदान है उसमें G4 और G5 मतलब चौथे और पाँचवें ग्रेड का कोयला पाया जाता है कोरबा में। मतलब चौथे ग्रेड का कोयला कौन सा कोयला होता है, जिसका 1 किलोग्राम 6101 से लेकर 6400 किलो कैलोरी तक ऊष्मा प्रदान करता है। और पाँचवें ग्रेड का कोयला कौन सा होता है, जो 5801 से लेकर के 6100 किलो कैलोरी तक की ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सा खदान है यहाँ पर, इसके अलावा गेवरा, दीपका, कुसमुंडा का जो खदान है वो ग्रेड G11 जो G11 है, ग्रेड 11th ग्रेड का कोयला प्रदान करता है। 11th ग्रेड का कोयला क्या होता है, जिसका 1 किलोग्राम 4001 से लेकर 4300 किलो कैलोरी तक ऊष्मा प्रदान करता है ना। और कोयले के उपयोग करने के लिए कौन कौन से ऐसी एजेंसियां हैं या ऐसे बोर्ड हैं जो काम कर रहे हैं, तो NTPC मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन पहला, और दूसरा CSEB मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी के तापी संयंत्र में कोयले का उपयोग किया जाता है ना। इसके अलावा एल्यूमिनियम संयंत्र जो है बालको कोयला में है, वहाँ बालको कोरबा में है, उसमें भी कोयले का उपयोग किया जाता है। इस्पात संयंत्र भिलाई आप जानते ही हैं, जो रूस के सहयोग से हमारे भारत में हमारे छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी जो संचालित हो रहा है ना। तापीय और इस्पात संयंत्र जो है रायगढ़ में है, वहाँ भी बहुत अधिक मात्रा में कोयले का उपयोग किया जाता है। रायपुर का जो सिलतरा स्थित औद्योगिक संयंत्र है, वहाँ भी कोयले का उपयोग किया जाता है ना। तो इस प्रकार से कोयले का उपयोग किया जाता है। तो कोयले का इतना ज़्यादा उपयोग किया जाता है, इससे इतना ज़्यादा एनर्जी मिलती है, विद्युत भी। तो इसी कारण एक कोयला जो है काले रंग का होता है और क्या होता है, बहुत मूल्यवान होता है। अब उसका मूल्य तो समझ ही गए होंगे, कितना ज़्यादा हम लोग पढ़ा रहे हैं, कितना ज़्यादा इसका उपयोग हो रहा है ना। तो इसी कारण कोयला काला होता है और उसको अपन क्या बोलते हैं, काला हीरा भी कहा जाता है कोयला को। ठीक है, तो कोयले को इसी कारण काला हीरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पेट्रोलियम। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है पेट्रोलियम, वो देखते हैं। पेट्रोलियम है ना, तो पेट्रोलियम कैसे बनता है वो तो हम पढ़ ही चुके हैं, है ना। जीव जंतुओं के अवशेष जो करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब में रहे, वो पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। इसको जीवाश्म ईंधन इसलिए कहते हैं अपन, है ना। तो पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, पहला तो है पेट्रा। पेट्रा का मतलब क्या होता है, चट्टान। पेट्रा का मतलब चट्टान। और दूसरा ओलियम, दो शब्दों से मिलकर बना पेट्रा व ओलियम। पेट्रा का मतलब चट्टान, ओलियम का मतलब तेल। मतलब ये क्या हुआ, ये मिलकर बने हो, तो अर्थात ये क्या हुआ, चट्टान का तेल। पेट्रोलियम क्या हुआ, चट्टान का तेल। दो शब्दों से मिलकर बना पेट्रोलियम, एक तो पेट्रा और दूसरा है ओलियम। सॉरी स्टूडेंट्स, दूसरा है ओलियम, है ना। तो पेट्रा और ओलियम, पेट्रोलियम। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर आपके अभ्यास के प्रश्न में दूसरे प्रश्न जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसमें 5वां में दिया गया पेट्रोलियम दो शब्दों खाली स्थान और खाली स्थान से मिलकर बना है। तो आंसर क्या आएगा, इसमें आएगा पेट्रा। पहले खाली स्थान में क्या आएगा, पेट्रा, और दूसरा में क्या, ओलियम। तो पेट्रा और ओलियम से मिलकर बना है, तो आंसर क्या आएगा, पेट्रा और ओलियम। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम तैलीय गहरे रंग का। पेट्रोल तो आप डलवाते होंगे बाइक में तो देखे होंगे, तैलीय होता है मतलब तेल के जैसे होता है, और गहरे रंग का जैसे काला भूरा इस रंग का होता है, देखे होंगे। तथा विशिष्ट गंध वाला पदार्थ द्रव है। जो पेट्रोल डलवाते हैं उनको पता ही रहता है पेट्रोल का गंध कैसा है, विशिष्ट इसका गंध होता है, अलग टाइप का इसका गंध होता है। और यहाँ तक सुनने में भी आया है कि लोग इसका गंध लेकर के इसको कुछ नशा वगैरह भी करते हैं, ऐसा है ना। तो यहाँ पर तैलीय गहरे रंग का तथा विशिष्ट गंध वाला द्रव है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे बहुत गहराई में पाया जाता है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे बहुत ज़्यादा गहराई में पाया जाता है ना। अब देखो भाई, पेट्रोलियम के बारे में पढ़े तो हम लोग क्या था, पढ़ रहे थे कि इसमें कार्बन होता है, तो हो सकता है इसका रासायनिक सूत्र हो, परंतु यहाँ पर पेट्रोलियम का एक निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है। क्यों रासायनिक सूत्र नहीं होता, क्योंकि यह कई हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, तो कोई निश्चित सूत्र होता नहीं। इन हाइड्रोकार्बन का पृथक्करण साधारण आसवन विधि द्वारा नहीं किया जा सकता।
है ना। हाइड्रोकार्बन का पृथक्करण आसानी से नहीं किया जा सकता है ना, इसके लिए हमको विशेष विधि, जिसको क्या कहते हैं, प्रभाजी आसवन कहते हैं, इसका उपयोग हमको करना पड़ता है ना। तो आगे प्रश्न भी है आपका कि प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं करके, पाठ के बीच में प्रश्न है प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं। तो पेट्रोलियम पदार्थों में पेट्रोलियम पदार्थ हाइड्रोकार्बन का मिलकर बना होता है, हाइड्रोकार्बनों का, और पेट्रोलियम के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें पृथक करने की जो प्रक्रिया होती है, विशेष प्रक्रिया, उसको क्या कहते हैं, प्रभाजी आसवन कहते हैं। ये ध्यान रखना, प्रभाजी आसवन कहते हैं। प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं, उसका ये आंसर हो गया है ना। और एक इसी में प्रश्न पूछा गया है पाठ के बीच में कि पेट्रोलियम का रासायनिक सूत्र क्यों नहीं होता, तो क्यों नहीं होता इसका आंसर यहाँ पर दे दिया गया है कि पेट्रोलियम का एक निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता, क्योंकि यह कई हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, और है ना, ठीक है, कई हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होने के कारण इसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आएगा यहाँ पर इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक। देखिए आप पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन। पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन, यहाँ पर हम प्रभाजी आसवन पढ़ रहे हैं, आसवन नहीं है ना, क्योंकि आसवन तो पहले भी आप लोगों ने पढ़ चुका होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, है ना। तो डिस्टिलेशन जो है हम लोगों ने पढ़ चुका है, आसवन, लेकिन यहाँ पर हम प्रभाजी आसवन पढ़ रहे हैं। तो आसवन क्या था उसको भी एक बार देख लेते हैं कि आसवन क्या होता है। जब हम बर्तन में पानी गर्म करते हैं तब वाष्प बनती है, तो सभी ने देखा होगा, गर्म करते हैं जब पानी को तो वाष्प बनता है, उसका हम प्रत्यक्ष देख चुके हैं इसको, है ना। यदि इस बर्तन को ढक दे तो ढक्कन के अंदर की ओर पानी की कुछ बूंदें दिखाई देती है ना। पानी को गर्म किए, उसके ऊपर बर्तन से उसको ढक दिए, तो क्या हो जाता है, कुछ समय बाद देखना जो ढक्कन होता है उसके अंदर वाला जो सतह होता है उसमें देखना पानी जम जा रहता है ना, पानी की बूंदें होती है। खाना वगैरह भी घर में बनता है, चावल दाल सब्जी वगैरह, तो उसको भी जब हम ढक्कन से ढक दिए होते हैं तो उसको भी जब निकाल कर देखते हैं तो ऊपर जल जमा होता है ना। यह प्रक्रिया आसवन कहलाती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं। जल जो है वाष्प में परिवर्तित हुआ, और वाष्प फिर से क्या हो गया, एक जगह रुक करके जल में परिवर्तित हो गया। क्या हुआ कि जब हम उसको गर्म किए तो जल क्या हो गया, वाष्पीकृत होकर के ऊपर उठने लगा, परंतु जब ढक्कन से बंद कर दिए तो वाष्प किस में जाकर टकरा गया, ढक्कन से। तो वहाँ पर कुछ समय बाद वो जब ठंडा होने लगा ना, ठंडा होने लगा तो फिर से जल में परिवर्तित हो गया। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, आसवन। वाष्प का जल में और जल का फिर वाष्प में परिवर्तित होना आसवन कहलाता है। आसवन की प्रक्रिया में अगर दो द्रवों के मिश्रण को गर्म किया जाए तो दोनों वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर दो द्रव एक साथ मिले हुए, जैसे शरबत है, उसको गर्म किया जाए तो दोनों ही एक साथ क्या हो जाते हैं, वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, और वाष्प को ठंडा करने पर वे पुनः द्रव में बदल जाते हैं। इसी को तो आसवन कहते हैं ना। सामान्य ताप पर सभी द्रव लगातार वाष्पित होते रहते हैं। सामान्य ताप पर, है ना, जितने भी द्रव हैं सब वाष्पित होते रहते हैं, परंतु जब इन्हें गर्म करते हैं तो वाष्प की मात्रा बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा गर्म करते जाते हैं वाष्प की मात्रा उतनी ही बढ़ती जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर का ये पार्ट 1 है, और कल हम पढ़ेंगे इसके आगे का पार्ट 2 में। सुबह 8 बजे फिर से मिलेंगे। अगर आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो 7974349536 इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, इस नंबर पर हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, है ना। और आप हमारे इंस्टा आईडी पर भी जा कर के डेली अपडेट्स चेक कर सकते हैं। और ये जो आप हमारे जिस चैनल में, आप यूट्यूब चैनल में इसको देख रहे हैं, पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे, ये जो है आपको फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा हमारा पेज, है ना, जहाँ पर से भी आप हमारे पढ़ाई से संबंधित अपडेट्स को देख सकते हैं, है ना। और आप हमारे ईमेल पर भी हमको ईमेल कर सकते हैं, जो कि है sagarp24102000@gmail.com। इस पर आप हमें
मेल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो आज के क्लास में तो आप कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उसको कल से फिर से आपको एक बार और कल समझा सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपके कुछ प्रश्न होंगे अगर साइंस से रिलेटेड तो आप हमको कमेंट करके भेज सकते हैं, ताकि हम उस विषय पर वीडियो बना सकें, आप जिस विषय पर चाहो साइंस के जिस टॉपिक पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से। थैंक यू सो मच।